हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अजीत एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th क्लास की व्याकरण की महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। 10th क्लास की व्याकरण की महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस जितने भी हम पढ़ाएंगे आपको बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस जितने भी हैं बहुत ही सिलेक्टेड है और इम्पोर्टेंट भी है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस किरण पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण। व्याकरण फ्रेंड्स ऐसे पढ़ा देंगे आपको कि आपके दिमाग में छप जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आप कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला ही चैप्टर है वर्ण विचार एवं उच्चारण स्थान। पहला क्वेश्चन है इसमें, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसका सही जवाब होगा एक। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो होते हैं। इसके अगला क्वेश्चन है यानी 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों। स्वर वर्णों की संख्या 5 होती है। स्वर वर्णों की संख्या 5 होती है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है साथियों। 5 नहीं 11 होती हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है दोस्तों। और व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वहीं आ गया। व्यंजन वर्णों की संख्या कितने हैं। तो व्यंजन वर्णों की संख्या ऑप्शन बी होगा 33। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी में टोटल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी में टोटल 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। हिंदी में मूलतः 52 वर्ण होते हैं। इसका पहले वाला भी क्वेश्चन यही था। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। देखिए दो तरीके से पूछ लिया क्वेश्चन। हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण 52 होते हैं। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है। तो संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र, यह 4 होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर। और छ कैसे लिखा जाता है दोस्तों। क हलंत प्लस मूर्धन्य स, ये होता है। छ ऐसे लिखा जाता है। और त हलंत प्लस र, त्र होता है। ज्ञ कैसे लिखा जाता है। ज हलंत जोड़ य, ज्ञ होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा दीर्घई वर्ण। दीर्घई वर्ण क्या है। दीर्घई वर्ण क्या है। तो ये दीर्घ स्वर है। दीर्घई दीर्घ स्वर में आता है। री, री वर्ण है। री कौन सा वर्ण है साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन, री ह्रस्व स्वर में आता है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं।
तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। यहीं बताए थे हम, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 होता है संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, छ, त्र, ज्ञ, स्र व्यंजन है। देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ए, आई, ओ, औ, ये कैसा वर्ण है? ये कैसा वर्ण है साथियों? ये संयुक्त स्वर में आते हैं। ए, आई, ओ, औ ये संयुक्त स्वर हैं और छत्र, ज्ञ, स्र ये संयुक्त व्यंजन है। छोटी छोटी बातें पे ध्यान देने वाली है दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा 1 नंबर। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इसकी संख्या 25 होती है। 33 क्या होता है? व्यंजन, और 11 स्वर होता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती हैं। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं साथियों? 14 नंबर क्वेश्चन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तलावेश, मूर्धन्य, दंश, हाँ तलावेश, मूर्धन्य, दंश, हाँ ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। समझ में आ रहा है आप लोगों को व्याकरण? तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, य, र, ल, व कैसा वर्ण है? य, र, ल, व कैसा वर्ण है? तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं अब। महाप्राण घोष वर्ण, महाप्राण क्या होता है? महाप्राण घोष वर्ण क्या होता है दोस्तों? महाप्राण होता है किसी भी वर्ण के 2, 4, दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग होता है ना, तो इसमें दूसरा यानी ख, चौथा यानी घ, ये महाप्राण होता है। एक होता है अल्प प्राण, आगे चलेंगे तो अल्प प्राण मिलेगा। अल्प प्राण होता है 1 और 3, 5, 1, 3, 5 को अल्प प्राण कहते हैं, यानी क, ग, अंग को अल्प प्राण कहेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे महाप्राण, महाप्राण कौन होता है? महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। तो घ चौथा अक्षर है, ये सही है। छ ये भी दूसरा है, ये भी सही। हर्षऊ ये चौथा अक्षर है। भ चौथा अक्षर, यानी फंसा रहा है आपको एग्जाम नहीं। फिर आगे देखेंगे, आगे है एक चीज घोष। अब घोष सघोष, घोष होता है घोष वर्ण, घोष होता है 3, 4 और 5, और घोष होता है 1 और 2 दूसरा अक्षर। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा महाप्राण घोष वर्ण भ, सही इसका जवाब हो जाएगा भ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। महाप्राण अघोष वर्ण, महाप्राण अघोष वर्ण, महाप्राण होता है 2 और चौथा अघोष होता है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? घ है, छ है, च है और झ है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा, कॉमन कौन सा है? एक होगा नहीं, कॉमन इसमें 2 आ रहा है, तो इसमें 2 नंबर पे कौन आता है? छ, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है, व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। किसी भी संख्या में हलंत लगता है तो वो आधा हो जाता है। क का उच्चारण स्थान क्या है? क कंठ से बोला जाता है तो कंठ होगा। ह का उच्चारण स्थान क्या होगा? ह का उच्चारण स्थान क्या होगा साथियों? यह भी कंठ से बोला जाता है। च का उच्चारण स्थान च, छ, ज, झ कैसे बोला जाता है? ये
ये बोला जाता है तालु से। च का उच्चारण स्थान तालु होगा। हर्षई दीर्घई य का उच्चारण स्थान तालु होगा। री र मूर्धन्य स ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। त थ द ध ल दंस का उच्चारण स्थान क्या होगा साथियों? त थ द द का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। दांत के सहारे बोला जाता है। हर्षो दीर्घो प ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? ओष्ठ हो जाएगा। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है साथियों। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ्य मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो गया। व का उच्चारण स्थान क्या होगा? व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो जाएगा। दंत और ओष्ठ। अंग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। य का य अड़ न म का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका उच्चारण स्थान क्या होगा साथियों? नीचे कट नासिका यानी पंचमाक्षर होते हैं ये। य अड़ न म पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। चलते हैं अब आगे। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगले स्लाइड पे चलते हैं अब। अगले स्लाइड पे अगला स्लाइड है ल कौन व्यंजन है? ल कौन व्यंजन है? 52 नंबर क्वेश्चन है। ल कौन व्यंजन है? ल कौन सा व्यंजन है साथियों? अंतस्थ व्यंजन। य र ल व ह अंतस्थ व्यंजन होते हैं। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है साथियों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। 47 नंबर क्वेश्चन है। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं साथियों? 3 होते हैं। 3 होते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? अंतस्थ व्यंजन कौन है? अंतस्थ व्यंजन कौन है दोस्तों? ल होता है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? एक मात्रिक स्वर कौन है? ह्रस्व स्वर। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होता है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होता है? तो ये स्वर होता है। निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उद्धरण चिन्ह कौन है? इकहरा उद्धरण। इकहरा उद्धरण क्या होता है दोस्तों? ये होगा ऑप्शन नंबर 1 इकहरा उद्धरण। ये होता है ऐसे और दोहरा हो जाता है डबल इन्वर्टेड कोमा। आगे चलते हैं। ल कौन व्यंजन है? ल कौन से व्यंजन है? 52 नंबर क्वेश्चन का होगा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती हैं? मुक्ताक्षर की। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है दोस्तों बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द का उच्चारण स्थान क्या है? द
त थ द, द का उच्चारण स्थान बताइए, दंत हो जाएगा, और च छ ज झ का तालु हो जाएगा, क ख ग घ का कंठ हो जाएगा, ट ठ ड ढ मूर्धा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? आगे है अगला क्वेश्चन है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि? मुक्ताक्षर की, ये तो हो गया था, यहाँ तक थे हम लोग। अ आ दीर्घई दीर्घऊ कौन से वर्ण होते हैं? ये वर्ण दीर्घ वर्ण के श्रेणी में आते हैं। भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? प फ ब भ, तो इसका ओष्ठ होता है। अण का उच्चारण स्थान अण, ट ठ ड ढ अण, तो यह मूर्धा होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर किया है। अब चलते हैं, अगला चैप्टर है आपका शब्द। शब्द शब्द देखते हैं। वर्णमाला समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? अब शब्द स्टार्ट कर रहे हैं, जरूर बताइएगा कमेंट में। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? ये भी 5 होते हैं। घोटक का तद्भव शब्द क्या है? घोटक, तद्भव, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये समझ में आता है दोस्तों? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, देशज, विदेशज और संकर, यही होते हैं 5 उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। घोटक का तद्भव शब्द क्या होगा? तत्सम, तद्भव। घोटक तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत के शब्द। तद्भव होता है संस्कृत से बना हुआ हिंदी का शब्द, तो ये हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा को घोटक कहा जाता है। उष्ट का तद्भव शब्द क्या होगा? उष्ट का तद्भव शब्द, उष्ट का उठ हो जाएगा। उष्ट, उष्ट का अगला है केला का तत्सम शब्द है। केला का तत्सम शब्द क्या होगा? तो केल हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्षीर का तत्सम शब्द क्या होगा? क्षीर का खीर हो जाता है। कर्पूर का तत्सम शब्द, कर्पूर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कपूत। पुष्प का तद्भव शब्द क्या होगा? पुष्प का फूल हो जाता है। मक्षिका का तद्भव शब्द क्या है? मक्षिका मक्खी हो जाता है। लक्ष्य का तद्भव शब्द यानी हिंदी का शब्द, लक्ष्य हो गया संस्कृत यानी तत्सम का शब्द, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? लक्ष्य का लच्छा। आम्र का तद्भव शब्द आम हो जाएगा। तत्सम शब्द नहीं है इसमें, कौन तत्सम शब्द नहीं है? शाटिका, खेत, उदरतन, दधि, ये सुनने से ही लग रहा है कि संस्कृत के शब्द हैं। खेत तद्भव शब्द हैं। अग्नि का तद्भव शब्द क्या होगा? अग्नि का तद्भव अगन हो जाएगा। कौन देशज शब्द नहीं है? देश का शब्द कौन नहीं है? बाल्टी देशज शब्द है। देशज शब्द कौन सा है दोस्तों? देशज शब्द औरत। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द है जिसे अलग नहीं किया जा सकता है। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द का एग्जाम्पल क्या होगा? रूढ़ शब्द का एग्जाम्पल हो जाएगा विद्यालय। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन यौगिक शब्द हैं? निम्न में कौन यौगिक शब्द हैं? यौगिक शब्द
निम्न में यौगिक शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। एक देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद? उत्पत्ति की दृष्टि से होते हैं 4। तत्सम, तद्भव, तत्सम, 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 तद्भव, देशज, विदेशज 4 होते हैं। और सेकेंड नंबर, रचना या बनावट की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। ऋण, रूढ़, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर कहाँ थे हम लोग? ऋण शब्द तक आए हैं। ऋण शब्द, ऋण शब्द कौन है? जिसको अलग नहीं किया जा सकता है दोस्तों, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर ऋण शब्द पंकज है, इसका मतलब फूल होता है। नाक, नाक है, ऋण में क्या होता है? न अलग हो जाएगा, क अलग, इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा, तो यही ऋण शब्द हो जाता है। ठीक है। यौगिक 17 नंबर है। यौगिक, यौगिक है कौन? यौगिक शब्द हैं जिसका अर्थ निकले, जिसका अर्थ निकले वही यौगिक शब्द होता है। तो विद्यालय, विद्या का भी अर्थ होता है, विद्या का अर्थ होता है, और आलय का भी अर्थ होता है। तो ये हो गया यौगिक शब्द। निम्न में कौन यौगिक शब्द नहीं है? कौन यौगिक शब्द नहीं है मतलब जिसका अर्थ ना निकलता हो, तो यौगिक अर्थ इसमें नहीं होगा। यौगिक शब्द जलज, अगर तीनों को अलग करेंगे कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन योगरूढ़ है? योगरूढ़ में क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज का अर्थ तीसरा होता है, डायरेक्ट ना होके। कान, पंकज, दूध वाला, शिवालय, तो इसमें तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है। पंकज, पंकज का अर्थ क्या होता है? फूल। लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर योगरूढ़ है। यह कर्मधारय समास में भी आता है। जो जोगरूढ़ होते हैं कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, देखिए डायरेक्ट ना होके यही योगरूढ़ में आते हैं। योगरूढ़, योगरूढ़ शब्द का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पूछा, योगरूढ़ जलज, दशानन, चक्रपाणी, भोजनालय, तो योगरूढ़ कौन नहीं होगा? भोजनालय नहीं होगा, चक्रपाणी होगा, मतलब विष्णु, दशानन रावण, जलज इसका भी अर्थ निकलता है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? जलज मतलब जल में पैदा होने वाला कमल का फूल। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तत्सम यानी संस्कृत के शब्द आम्र होगा। ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं, जिसके खंड सार्थक होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वे यौगिक कहलाते हैं। पहले बताए कि जिसका खंड हो, कोई अर्थ ना निकले तो रूढ़ हो जाएगा, और जिसका मेल से बने और खंड सार्थक होते हैं ये यौगिक हो जाएंगे, और जिसका अर्थ तीसरा कुछ निकल जाए तो वो योगरूढ़ हो जाएंगे। निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? तद्भव शब्द कौन से हैं साथियों? मोर। लोटा शब्द कैसा शब्द है? लोटा कैसा शब्द है? देशज है। हरिद्रा शब्द है, हरिद्रा, हरिद्रा यह तत्सम में आता है। अजायब कौन शब्द है? अजायब 27 नंबर क्वेश्चन है। अजायब विदेशज शब्द है, फारसी का शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पंकज शब्द है। पंकज कैसा शब्द है? पंकज योगरूढ़ बताए हैं। पंकज का अर्थ होता है फूल। निम्न में से कौन शब्द अव्यय है? कौन शब्द अव्यय है साथियों? अतएव,
अवयव, मतलब इसका कुछ अर्थ ना निकल रहा हो। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को क्या कहते हैं साथियों? शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक शब्द कहलाते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड आ गया। अगला स्लाइड, पत्थर शब्द है। पत्थर कैसा शब्द है? पत्थर कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। पत्थर तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कान शब्द है। कान कैसा शब्द है? कान तद्भव हो जाएगा। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? योगरूढ़ कहलाते हैं। अभी बताएं हम कि अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे की तरफ संकेत करता है तो वो योगरूढ़ शब्द कहलाता है। वाष्प क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है। वाष्प क्या है? वाष्प तत्सम शब्द हैं। आम्र शब्द क्या है? आम्र भी तत्सम है। आग शब्द, आग कैसा शब्द है? आग कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। मोर शब्द, मोर कैसा शब्द है? 37 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तद्भव। खेत, खेत कैसा शब्द है? तद्भव। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं रूपांतरण की दृष्टि से। सिद्धांत शब्द, सिद्धांत शब्द क्या होते हैं? सिद्धांत शब्द क्या होते हैं दोस्तों? तत्सम। आंसू शब्द, आंसू शब्द क्या होते हैं? तद्भव। पुस्तकालय शब्द है। 42 नंबर है पुस्तकालय। पुस्तकालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। पंकज शब्द, पंकज कैसा है? योगरूढ़ शब्द है। भिक्षा, भिक्षा कैसा शब्द है? भिक्षा कैसा शब्द है? भिक्षा, भिक्षा तत्सम शब्द है। भिक्षा तत्सम शब्द है। पंख, पंख कैसा शब्द है? तद्भव शब्द होते हैं। पिजड़ा, पिजड़ा कैसा शब्द है? पिजड़ा तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों, खत्म। अब संज्ञा, अगला चैप्टर है संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यहाँ तक समझ में आया? संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताइए तो दोस्तों। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बताएगा कोई? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ये होते हैं 5 प्रकार के संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। गाय जाति का बोध करा रहा है। नदी, ये भी जाति का बोध करा रहा है। शहर, ये भी शहर जाति का, बहुत सारे शहर होते हैं। विवेकानंद किसी एक व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सही जवाब ये होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक में क्या आता है? गुच्छा, तेल, शहर, कक्षा। तो द्रव्यवाचक में तेल आ जाता है। तेल, पानी, जितनी सारी द्रव्य चीजें होती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। गुच्छा ये समूहवाचक संज्ञा में आएगा। शहर ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। कक्षा ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपको। चलते हैं आगे। मित्र, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? मित्र का हो जाएगा मित्रता। मित्र शब्द का हो जाएगा मित्रता भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी, लड़की, बहन, घड़ी। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन है? सर्दी हो जाएगा। लड़की तो जातिवाचक हो जाएंगी, बहन भी जातिवाचक हो जाएगा, घड़ी जातिवाचक हो जाएगा। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा, सभा कौन संज्ञा है? सभा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? पहनावे कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है साथियों बताइएगा। पहनावे भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जहाँ भाव व्यक्त किया जाता है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी भाववाचक है। अगर चारों ऑप्शन का अगर हम एक्सप्लेनेशन अच्छा से कर दे तो आप लोग समझिएगा। तो ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। बच्चा, बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। भाववाचक क्या होगा? बच्चा का भाववाचक क्या होगा बताइएगा? हो जाएगा बचपन, बचपना नहीं होगा। मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? मनुष्य जातिवाचक। अगर किसी व्यक्ति का नाम रखा जाए, किसी व्यक्ति का नाम रख दिया जाए जिसे सलमान, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। मनुष्य जातिवाचक में आएगा, क्योंकि मनुष्य बहुत सारे होते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति के लिए कहा जाए तो जातिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? मेला। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक का कौन उदाहरण नहीं है? पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अपना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, क्या होगा? अपनापन। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में संज्ञा के भेद हो, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के कौन भेद हैं बताइएगा? संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के भेद बताइए तो कौन है इसमें से? व्यक्तिवाचक होगा, संबंधवाचक नहीं होता है, निजवाचक नहीं होगा, पुरुषवाचक नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? दिवाली हो जाएगा। निम्न में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है? भाववाचक का उदाहरण कौन होगा? राधिका से सोया नहीं जाता। हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? हरिओम, हरिओम कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। मंगलवार कौन सी संज्ञा है? मंगलवार कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? उसे क्या कहेंगे? संज्ञा। 21 यानी 21 नंबर है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदो, जयचंदो कौन सी संज्ञा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट करता ही है। जयचंद लोग राजा को समझ लेते हैं, लेकिन है नहीं, जयचंदो इंसानों को कहा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जातिवाचक। पूरे जातियों की बात हो रही है। अधिकतर लोग इसमें व्यक्तिवाचक मार देते हैं। जयचंद देख के इसमें जयचंद का उदाहरण दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा कौन है? सभा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, चलते हैं अगले स्लाइड पे। पानी शब्द कौन सी संज्ञा है बताइए तो? बहुत इजी क्वेश्चन है। पानी द्रव्यवाचक है, ऑप्शन बी। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पुस्तक, पशु, मकान, आगरा। सही जवाब होगा इसका आगरा। संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। संज्ञा का उदाहरण, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। वह सुंदरी मानव पटना। कौन नहीं होगा संज्ञा का उदाहरण? वह। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, ऑप्शन डी। बुढ़ापा शब्द है। बुढ़ापा कैसा शब्द है? बुढ़ापा कैसा शब्द है? भाववाचक। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है जी? संज्ञा के द्वारा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होगा? यमुना व्यक्तिवाचक होगा। जातिवाचक संज्ञा
जातिवाचक लड़का हो जाएगा। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक। गिरोह समूहवाचक हो जाएगा। गिरोह जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहले ही बताए, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा शहर होगा। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? अक्टूबर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा। लड़का का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा लड़कापन, लड़काई, लड़कपन हो जाएगा। सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? सिपाही विद्रोह पढ़े होंगे आप लोग हिस्ट्री में। सिपाही विद्रोह कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। भाववाचक। लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। देख रहे हैं ना, एक ही क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो रहा है। आप लोग वीडियो 1-2 बार देखिएगा, खुद ब खुद आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए तो क्या बनेगा इससे? लाघव। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। पहाड़। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? रेखांकित यानी देश रत्न कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। किसी खास चीज के लिए बोला जाता है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदर। सुंदर भाववाचक है। निम्न शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। मानवता, सहायता, जीवन, परिवार, यह समूहवाचक संज्ञा है। यह भाववाचक नहीं होगा। सच्चरित्रता किस मूल से बना है? किस मूल शब्द से बना है? चरित्र से। नेताजी भाषण दे चुके। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? नेताजी। नेताजी जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है साथियों, चल रहे हैं आगे अगले स्लाइड पे। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई भाववाचक संज्ञा नहीं है इसमें से। मिठाई। टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा? टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा? टिकाऊ। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय। हिमालय जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम, दुख। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। सेना समूहवाचक, श्याम व्यक्तिवाचक, दुख भाववाचक। सोना शब्द का भाववाचक होगा सोना। सोना शब्द का भाववाचक होगा क्या होगा दोस्तों? शयन। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है? भाववाचक संज्ञा कौन है? शत्रुता। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा मित्रता। मित्रता ये होगा। मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? सभा समूहवाचक। सभा समूहवाचक हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक? ताजमहल, गरीबी ये भाववाचक संज्ञा है। दूध तो हो जाएगा द्रव, सभा हो जाएगा समूहवाचक, ताजमहल व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गंगा पवित्र है। वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा। गंगा एक ही है। गंगा तो दूसरी है नहीं। ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर नदी सिर्फ होता तो ये हो जाता जातिवाचक।
गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बतलाएं। गांधी जी, गांधी जी किस में आएंगे? गांधी जी आ जाएंगे व्यक्तिवाचक में। एक व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति की बात होती है। महात्म्य शब्द है, महात्म्य कैसा शब्द है? भाववाचक। कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक। कलम जातिवाचक है। सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा। 63 नंबर क्वेश्चन है, सभा समूहवाचक। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? बुढ़ापा भाववाचक होता है। पहाड़ ये जातिवाचक हो जाएगा। नदी, नदी जातिवाचक में आएगा। राम व्यक्तिवाचक में आएगा। तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान। दोस्तों ये वीडियो बार बार देखिएगा, आप लोग खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे बहुत ही बेहतर ढंग से। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो शेयर कीजिएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे तो हम वीडियो इसके बाद आगे भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान जातिवाचक में आता है। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में करा देंगे दोस्तों, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ठीक है। नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।